मॉर्निंग गर्ल्स, मैं डॉक्टर मनीषा बटवाल, सह आचार्य गृह विज्ञान, आप सभी तृतीय वर्ष गृह विज्ञान के छात्राओं का इस क्लास में स्वागत करती हूँ। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वनस्पति रेशे और वनस्पति रेशों में हम पढ़ रहे थे कपास। आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं कपास की विशेषताओं के बारे में। अगर कपास की विशेषताओं को मोटे तौर पर हम बांटें तो दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहली है भौतिक विशेषताएं और दूसरी है रासायनिक विशेषताएं। सबसे पहले हम भौतिक विशेषताओं की तरफ देखेंगे। भौतिक विशेषताओं में सर्वप्रथम आता है संगठन। संगठन का मतलब कि कपास किस चीज़ से मिलकर के बना है। अगर इस बारे में हम देखें तो कपास जो है वो सेलुलोज का बना होता है, यानी कपास में 6 अणु कार्बन के, 10 अणु हाइड्रोजन के और 5 अणु ऑक्सीजन के होते हैं। कपास में 40 से 90% तक सेलुलोज पाया जाता है और 5 से 8% तक जल की मात्रा होती है। यह प्राकृतिक अशुद्धियाँ भी कुछ मात्रा में इसमें विद्यमान होती हैं। दूसरा है कपास की लंबाई। अगर कपास के रेशे की लंबाई आधा इंच से 2.5 इंच तक होती है, यह सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे छोटी लंबाई का रेशा है। फलतः इस रेशे से जो निर्मित वस्त्र होता है उसकी सतह खुरदुरी होती है और उसमें चमक का अभाव भी रहता है। ये आपने भी देखा होगा कि कॉटन का कपड़ा उतना चमकदार नहीं होता जितने के अन्य वस्त्र होते हैं। उसका कारण इसके रेशे की लंबाई होता है। अगला हम देखते हैं कपास के रेशे का व्यास। व्यास का मतलब उसकी गोलाई। कपास के रेशे का व्यास या गोलाई 16 से 20 माइक्रोन होती है। इसके गोलाई जो है वो 16 से 20 माइक्रोन तक होती है। थर्ड बिंदु जो अगला है वो है अणुवीक्षण संरचना। अणुवीक्षण संरचना मतलब माइक्रोस्कोप से अगर हम इसको देखते हैं या इसको काट करके इसके रेशे को देखते हैं तो यह कच्ची जो इसकी कपास की फली होती है उसमें एक पतली नली के समान नली दिखाई देती है। इस नली के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है। उस तरल पदार्थ को सैप के नाम से जाना जाता है। कपास के पकने के पश्चात यह तरल पदार्थ सूख जाता है और जिसके कारण ये जो नली होती है वो सिकुड़ जाती है और चपटी हो जाती है। अतः रेशे में ऐंठन या घुमाव जैसा प्रतीत होता है। इस ऐंठन की संख्या जिस रेशे में जितनी अधिक होगी उस रेशे की मजबूती उतनी अधिक होती है। पांचवा बिंदु है कपास का रंग और चमक। कच्ची अवस्था में इसके रेशे भूरे रंग के होते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पकने के पश्चात ये रेशे सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा सफ़ेद होता है, परंतु कई बार धूप आदि के कारण यह रेशा सफ़ेद न होकर थोड़ा पीलापन लिए हुए होता है। छठा बिंदु है इसकी भौतिक जो विशेषता है छठे नंबर की, वो है प्रत्यास्थता। कपास में प्रत्यास्थता के गुण का सख्त अभाव होता है। प्रत्यास्था हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, परंतु एक बार फिर इसकी चर्चा कर ले। प्रत्यास्था मतलब खिंचने का गुण, एलास्टिसिटी। ये आप जानते हैं कि इसमें प्रत्यास्था का अभाव होता है, इसीलिए इसका आकार निश्चित रहता है। अतः इसे खींच करके फैला नहीं सकते हैं। वस्त्र पर सलवटें पड़ जाने पर वह बिना प्रेस किए नहीं मिटती हैं। इस गुण के अभाव के कारण ही कपास के जो कपड़े होते हैं उनके अंदर सलवटें या सल पड़ जाते हैं, जो कि बिना आयरन किए हुए हम नहीं पहन सकते हैं। देखने में वो भद्दे दिखते हैं। नेक्स्ट भौतिक विशेषता है मजबूती। सभी प्राकृतिक रेशों में से कपास का रेशा सबसे छोटा होता है।
किंतु फिर भी यह काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली होता है। इससे बने वस्त्र काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं। गीला होने पर इसकी मजबूती 30% से भी अधिक बढ़ जाती है, इसलिए इसकी धुलाई जो होती है वो काफ़ी आसान होती है। अगला बिंदु है प्रतिस्कंदता। प्रत्यास्थता के समान ही कपास के रेशों में प्रतिस्कंदता के गुणों का भी सख्त अभाव होता है। यही कारण है 1-2 बार सूती वस्त्र पहनने के बाद उसमें सल पड़ जाते हैं और उसे धो कर के और प्रेस करनी पड़ती है, जबकि आर्टिफिशियल या कृत्रिम रेशे जो होते हैं उनमें ये अवगुण नहीं होता है। अगला बिंदु है शिकन प्रतिरोधकता। सूती वस्त्रों के 1 बार या 2 बार पहनने पर या इसका प्रयोग करने पर उसमें सल या शिकन पड़ जाती है। ऐसा कपास के रेशों में नम्यता, प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कंदता के गुणों के अभाव के कारण होता है। केवल यही कुछ अवगुण ऐसे हैं जो कि कपास के रेशे की कमी दर्शाते हैं। अगर ये गुण भी उसके अंदर होते तो निश्चित रूप से ये जो कपास का रेशा है वो सर्वगुण संपन्न रेशा कहला सकता था। नेक्स्ट जो इसके अंदर हम बिंदु देखेंगे वो है ताप संवाहकता। सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। सूती रेशों को भी कृत्रिम विधि द्वारा रोएं उठाकर गर्म वस्त्र बनाने की चेष्टा की जाती है, वो है फलालेन का कपड़ा। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रभाव। निरंतर सूर्य के प्रकाश में अगर ऐसे वस्त्रों को सुखाया जाता है तो उसका रंग पीला पड़ जाता है और सूती वस्त्र कमज़ोर पड़ने लगता है। रगड़ का प्रभाव। सूती वस्त्र काफ़ी मजबूत एवं शक्तिशाली होते हैं, अतः इन्हें निर्भय होकर रगड़ रगड़ कर धोया जाता है और गीली अवस्था में इनकी मजबूती और भी अधिक बढ़ जाती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि रगड़ के प्रति इनमें बहुत सहनशीलता होती है, इसलिए इसकी धुलाई आसान होती है। अगली स्वच्छता और धुलाई। हम ये रगड़ के और इसको देखें या ये देखें एक ही बात है। इसमें धुलाई भी अत्यंत ही सरल और आसानी से की जा सकती है। अगला बिंदु है सूक्ष्म जीवों, कीटाणुओं एवं फफूंद का प्रभाव। सूती वस्त्रों पर सूक्ष्म जीवों एवं कीटाणुओं का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु फफूंदी का प्रभाव शीघ्र पड़ जाता है। फफूंदी सूती वस्त्रों को क्षतिग्रस्त कर उनका नाश कर देती है, क्योंकि सूती वस्त्रों के अंदर स्टार्च या कलफ लगाया जाता है और जब इसको लंबे समय तक रखना होता है, जैसे सर्दियों में सूती वस्त्र नहीं पहना जाता, उसको लंबे समय तक रखते हैं तो उसकी स्टार्च निकाल करके रखना चाहिए, अन्यथा उसमें कीड़ा पड़ने की संभावना रहती है। अगला बिंदु है अंतिम, वो है अवशोषकता। कपास के रेशों में आर्द्रता या अवशोषक क्षमता अधिक होती है, साथ ही सूती वस्त्रों पर नमी भी शीघ्रता से फैलती है, इसलिए ये वस्त्र गर्मी के मौसम में सर्वार्थ अनुकूल और आरामदायक होते हैं। शरीर से निकले पसीने को ये शीघ्रता से सोख लेते हैं, जिससे त्वचा पे शीतलता मिलती है। कपास की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 7 से 8% तक होती है। सूती वस्त्र लिनन वस्त्र की अपेक्षा देरी से सूखते हैं। अगर हम इनकी सारी भौतिक विशेषताएं जो हमने सारी मोटे मोटे तौर पर देखी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सूती वस्त्र जो होता है एक अद्भुत गुण वाला होता है, लेकिन सिर्फ इसमें एक कमी होती है, वो है प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का अभाव। इसी के कारण इसकी जो केयर है, मेंटेनेंस है, वो थोड़ी महंगी पड़ती है। कपास की भौतिक विशेषताओं के बाद हम देखते हैं कपास की रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता में हम क्या देखेंगे, जो ये आगे पॉइंट आपको दे रखे हैं, अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव। अगर सूती वस्त्र पर इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कपास के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल का प्रभाव। सूती वस्त्र पर तनु कार्बनिक अम्ल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु रंग खराब हो जाता है। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू के रस
ऑक्जेलिक अम्ल आदि का प्रयोग किया जाता है। सांद्र अकार्बनिक अम्ल से सूती वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर तनु का मतलब क्या होता है, ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है उसे तनु अम्ल बोलते हैं, और वहीं जब अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ तनु अम्ल का इसके ऊपर प्रभाव बुरा कम मात्रा में पड़ता है, जबकि सांद्र अम्ल से वो जल जाता है। नेक्स्ट है क्षार का प्रभाव। सूती वस्त्र पर सांद्र क्षार का प्रभाव पड़ता है और इससे रेशे निर्बल होकर गल जाते हैं, परंतु हल्के क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सूती वस्त्र को किसी भी साबुन से रगड़कर आसानी से धोया जा सकता है। तीसरा बिंदु है विरंजन का प्रभाव। विरंजन मतलब ब्लीच। सफ़ेद सूती वस्त्र को बार बार के प्रयोग से अगर सफ़ेद सूती वस्त्र पर बार बार विरंजन या ब्लीच का प्रयोग किया जाता है तो वो पीले रंग के हो जाते हैं। अतः इनमें सफ़ेदी लाने के लिए लंबे समय तक अगर ब्लीच का प्रयोग करते हैं तो उसका पीलापन स्टार्टिंग में तो हटेगा, लेकिन बाद में वो पीले हो जाएंगे और वस्त्र जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम विरंजन का प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है पसीने का प्रभाव। सूती वस्त्र बार बार पसीने के संपर्क में आकर कमज़ोर हो जाता है। अगर पसीने युक्त वस्त्रों को बिना धोए ही संग्रहित करके रखा जाता है तो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। वहाँ से वस्त्र कड़े हो जाते हैं और रगड़ने के पश्चात जल्दी ही फट जाते हैं। इसलिए वस्त्र संग्रहण करने से पूर्व इसे अच्छी तरह से धोकर रखना चाहिए। अंतिम बिंदु है रंगों का प्रभाव। सूती वस्त्र पर रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते, इसलिए सूती वस्त्रों को रंगने के लिए, पक्का रंग चढ़ाने के लिए अन्य उपायों का सहारा लेना पड़ता है। बार बार की धुलाई एवं वस्त्र को धूप में सुखाने से ये रंग फीके और धुंधले पड़ जाते हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें तो कपास की दो विशेषताएं हमने देखी, एक तो भौतिक और रासायनिक। कल हम अगला जो वानस्पतिक रेशा है वो आरंभ करेंगे।